सबसे पहले राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे अपने चैनल पर जो समय देने का कृपा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको क्यों जरूरत पड़ गई पार्टी बनाने के लिए? देखिए, मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में 2004 से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ा, और जिस मिशन को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी का निर्माण किया था, वो मिशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जिस मिशन में उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल अलग राज्य की स्थापना होनी चाहिए और कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा लागू होनी चाहिए, और सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर सभी जाति के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, और इस तरह की बहुत सी चीजें थी जो उनके मुद्दे थे, सिद्धांत थे, नीति थे। वो बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं उनकी पहली मीटिंग को मैं जब सुना तो मैं सोचा कि यह दल अच्छा है, क्योंकि उसके बाद मैंने जब उनका पूरा इतिहास पढ़ा तो वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और वो एक गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें राजभर समाज की लड़ाई वो लड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी इनके साथ हाथ बटाना चाहिए और पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने पार्टी ज्वाइन की, निरंतर इनके साथ लगे रहे, क्योंकि इन्होंने पहले पार्टी बनाने वाले दिन ही, उसके बाद लगातार कई साल तक यह कहते रहे कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव आजीवन नहीं लड़ेगा, जैसा कि आपको भी इस बात की जानकारी होगी। और समय बदलता गया, इनके मिशन और मुद्दे बदलते गए, ये भटकते गए। जो कमजोर, बेबस, लाचार व्यक्ति एक कमजोर की लड़ाई लड़ रहा था, वो दिनों दिन मजबूत होता गया, और इनके साथ जो साथ चलने वाले लोग थे उसको वो किनारे लगाते चले गए। मैं कई बार इनसे अकेले में बैठ के बातचीत भी करता रहा। मैं बताता रहा कि पुराने साथी को और अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए मनुष्य को, लेकिन ये सबको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहे, मजबूत होते रहे। बाद में पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने लगे। पिछड़े समाज की लड़ाई, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जितने लोग भी इनके साथ जुड़े, सबको इन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया और अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। इस विषय पर भी मैं उनसे कई बार वार्ता किया कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बाद में जाकर जब वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे, जो ताकत बढ़ी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे, जाति सूचक शब्द से लोगों को अभद्र टिप्पणी करने लगे, धीरे धीरे मैं इनको समझाने का प्रयास किया। मैं सोचा कि ये प्रयास हमारी जारी रहेगी इनको समझाने की, क्योंकि मैं चाहता था कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में इससे गरीबों का कल्याण एक न एक दिन होगा, खासकर राजभर समाज का होगा। लेकिन जब 2017 का चुनाव आया तो 2017 में खुद लड़े चुनाव, उसके पहले 12 में भी चुनाव लड़े, पत्नी को भी लड़ाया, 17 में लड़े, लड़के को लड़ाया, 22 आया। तो 22 और 17 के बीच में इन्होंने एक मिसाल कायम किया। वो मिसाल क्या था कि अमर्यादित भाषा सबसे ज्यादा बोलने वाला कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर 22 के बीच में अगर नंबर 1 और 100 नंबर प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो वो ओम प्रकाश राजभर जी पैदा हुए। और उन्होंने इतनी सीमाएं पार कर दी अमर्यादित भाषाओं की कि लास्ट में वो अहंकार में इतने प्रेरित हो गए, अहंकार में इतने डूब गए, मंत्री बनने, 18 महीने मंत्री रहे, मजबूत हुए, धन आया उनके पास, कई कई गाड़ियां उनके पास हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, बहुत सी गाड़ियां, अनगिनत गाड़ियां हो गई। इनके अंदर अहंकार झलकने लगा, और उसी अहंकार में इन्होंने कह दिया कि मैं पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानता हूँ, मैं महादेव को नहीं मानता हूँ, मैं जो कांवड़ यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो गंजेरी भंगेरी की ट्रेनिंग लेते हैं, और जो कुंभ का मेला लगता है उस कुंभ में के मेले में जितने साधु महात्मा सन्यासी देश विदेश से आते हैं वो सब गंजेरी हैं, गांजा पीते हैं। और एक प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति
जिसको हम मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उस व्यक्ति को कहना कि मैं इनसे घंटा बजवाऊंगा तो भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाऊंगा। ये सारी बातों को मैं नजरअंदाज करता रहा और उनको समझाता रहा, लेकिन जब अंतोगत्वा चुनाव कपार पर आ गया, सर पे आ गया 22 का, और उसके बाद इनका तेवर अमर्यादित भाषाओं से जूझता रहा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा, तो मैं चुनाव में भी इनको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी से गठबंधन हुई, गठबंधन होने के बाद इन्होंने जो 16 या 18 सीटें इनको मिली, वो सीटों में जो बनारस में 2 सीट मिली, शिवपुर अजगरा, तो बनारस जिले के सभी नेताओं ने इस बात की चर्चा किया कि शिवपुर अगर मिलता है तो कौन लड़ेगा। तो उस केस में इन्होंने बार बार सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी लड़ेगा तो संगठन का आदमी ही लड़ेगा, अपना ही कोई आदमी लड़ेगा और बनारस का ही कोई आदमी लड़ेगा, और अंधेरे में रखे कि मैं अपने पुत्र को लड़ाऊंगा। और जब नामांकन की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र को ले आके वहां पर नामांकन करा दिया। सारे पहलवान जो तैयारी किए थे 5 साल से, 7 साल से, 4 साल से, सारे पहलवान चित हो गए पार्टी के। तब भी मैंने सवाल उठाया कि यह गलत हो रहा है, क्योंकि राजभर के खिलाफ अगर कोई राजभर चुनाव लड़ता है तो बेशक जो बनारस की जो सीटें हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा की सीटें हैं, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ ताकत लगाएंगे। और राजभर बनाम जब राजभर होगा तो राजभर से जो 5 साल तक मंत्री और विधायक है, उससे नाराज लोग अंतोगत्वा चले जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि जब उनको राजभर को ही वोट देना है और राजभर के खिलाफ राजभर ही लड़ाई में है, तो वो राजभर को ना देख के वो लोग मोदी योगी को देखकर वोट दे देंगे। फिर भी इनको बात नहीं समझ में आई। इन्होंने कहा कि अभी आप लोग राजनीति में अनुभव आप लोगों को नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, और चुनाव बेहद बुरी तरह हार गए। हारने के बाद मुझे शिवपुर विधानसभा से हटाकर अजगरा विधानसभा में लगा दिया। मैं अकेला लगा रहा अजगरा विधानसभा में। चुनाव हारने के बाद तमाम तरह की टिप्पणियां आने लगी कि शशि प्रताप सिंह और रमेश राजभर जो उस समय मंडल के अध्यक्ष थे, ये दोनों ने मिलकर अरविंद राजभर को चुनाव हरा दिया, जबकि मैं पूरे चुनाव में एक दिन के लिए भी शिवपुर में नहीं गया। शिवपुर में उत्तर प्रदेश के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, करीब हजारों की संख्या में शिवपुर चुनाव में लगे रहे अरविंद राजभर जी को जिताने के लिए। और मुझे नेताजी ने अजगरा विधानसभा में जो सुरक्षित सीट थी वहां अकेले लगा दिया, और मैं वहां अकेला जूझता रहा। यहाँ हजारों लोग उस प्रचार में रहे, और जब बात नहीं बनी उसके बाद लोग अपने लोगों के द्वारा अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी और माननीय नेताजी ने टिप्पणी कराना शुरू किया फेसबुक मीडिया पर रमेश राजभर को लेकर, जो आज प्रदेश के सचिव हैं, और शशि प्रताप सिंह को लेकर। जबकि शशि प्रताप सिंह एक दिन भी नहीं गया उस विधानसभा में, तो शशि प्रताप सिंह कैसे किसी को चुनाव हरा सकता और जिता सकता है। तो अंतोगत्वा नेताजी अपने बच्चों के दबाव में आ गए, और उनके बच्चों के कहने के हिसाब से नेताजी अपना मिशन आगे बढ़ाने लगे। और उनके बच्चों का यह कहना था कि जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप साहब साहब कहते हैं, तो हमको भी साहब साहब कहिए। अब पार्टी में एक ही नेता होता है कि 3-3 नेता होगा? तो मैं तो नेताजी को साहब कहता था, और आजीवन अभी भी कह रहा हूं, मैं उनको साहब साहब करके ही संबोधित करूंगा। लेकिन उनके लड़के कहें कि हमको भी साहब कहिए, तो शशि प्रताप सिंह ने यह नहीं सीखा है, और तभी मुझको छोड़ना पड़ा पार्टी। सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ था आपका और मंत्री अनिल राजभर जी के साथ, तो लोग बोले थे कि अंदर अंदर मिले हुए थे शशि प्रताप सिंह अरविंद राजभर को हराने के लिए चुनाव। अच्छा, सही बात है। हम ओम प्रकाश राजभर अगर कुछ किसी नेता से, मंत्री से मिलते हैं तो उसको रासलीला कहा जाएगा, और शशि प्रताप सिंह अगर किसी नेता मंत्री से मिलता है तो कैरेक्टर ढीला कहा जाएगा। आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, नहीं, सुभाषपा के नेता अगर लगा रहे हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो उनको रोक नहीं सकता है। और ओम प्रकाश राजभर भाजपा के सारे बड़े नेताओं से मिलते रहे, निकलने के बाद भी गठबंधन से सपा के बड़े नेताओं से मिलते रहे, मीडिया पर चलती रही। मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सबसे मिलेंगे, और जो प्रदेश का नेता है, जो कभी उनका प्रतिनिधि रहा,
अगर वो किसी कार्यक्रम में नहीं जाते थे, उस कार्यक्रम में उनके बदले मुझे जाना पड़ता था, प्रोटोकॉल के तहत मैं प्रतिनिधि होने के नाते मैं जाता था, तो या शादी हो, विवाह हो, बर्थडे हो, मरनी हो, घाट पर जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वहाँ कोई कार्यकर्ता मरता है तो तमाम तरह के नेता, हर दल के नेता जाते हैं, तो क्या उनकी वहां मुलाकात नहीं होती है? क्या मुंह छुपा के हो जाते हैं? तो उसी तरह अनिल राजभर जी से भी हमारी सुलदेव जयंती, सरस्वती पूजा के दिन ही हमारी मुलाकात हुई थी उनकी, श्रीपुर विधानसभा में एक कार्यक्रम, वो भी आमंत्रित थे, मैं भी आमंत्रित था। वो पहले पहुंचे, मैं बाद में पहुंचा। मैं तो मंच पर जा भी नहीं रहा था कि अनिल राजभर जी उतर जाएंगे उसके बाद मैं मंच पर जाऊंगा, लेकिन अनिल जी की मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मंच के लोगों को भेजकर मुझे मंच पर बुला कर बगल में बैठाया। तो बगल में बैठा लेगा और बात कोई करेगा और किसी कार्यक्रम में मिलेगा, किसी के बर्थडे में जाएगा, किसी के पार्टी में जाएगा, किसी के मरनी में जाकर जाएगा, तमाम फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, फोटो का खींचते हैं, तो क्या उससे आदमी का कैरेक्टर ढीला हो जाएगा? और अगर अरविंद राजभर, अरुण राजभर या सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने यह बात का दोषारोपण मेरे ऊपर किया है कि शशि प्रताप सिंह अनिल राजभर से मिले थे और अरविंद को हरा दिए, तो मुझे तो बड़ी गर्व महसूस हो रही है कि मेरे पास आज भी कुवत है कि अरविंद राजभर जैसे लोगों को 28,000 वोट से मैं चुनाव हराने का कुवत रखता हूं। इसका मतलब श्रीपुर विधानसभा में 28,000 वोटर हमारे मन के हिसाब से वोट कभी भी भविष्य में देंगे और देते आए हैं। और ये तो कह रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अमर्यादित भाषा का उपयोग किए थे ओम प्रकाश राजभर, तो चुनाव में तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि चिलम पर साइकिल भारी हो। भाई तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो फिलहाल तो आप जाके मिले थे अखिलेश यादव जी से लखनऊ में? एक चीज बताइए हमको, अखिलेश यादव जी ने यह शब्द नहीं कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के ऊपर, चीलम के ऊपर क्या भारी है, ये तो नहीं कहा था ना उन्होंने चीलम कहा था। तो चीलम से आप जोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ जी को? लेकिन सपा के तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी पे लेकर चर्चा कर रहे थे। बात सही है आपकी। देखिए, वो पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें राजनीति में कही जाती है, लेकिन आप एक व्यक्ति सीधे तौर पर कहना, आपका एक नहीं कई वीडियो में भेज दूंगा आपको कि प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललका सांड, उजरका सांड, करियुआ सांड, मोटका सांड, छोटका सांड, और देश का सबसे बड़ा झूठा मोदी, सेकंड झूठा योगी को तो मैं वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जाए मंदिर में और घंटा बजावे। ये तो सीधे सीधे नाम लेके बोला जा रहा था। और अखिलेश यादव जी के चीलम वाली बात जो कर रहे हैं, उसकी पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें अखिलेश यादव जी ने योगी जी का कहीं नाम ही नहीं लिया है। चीलम पे साइकिल भारी, नाम नहीं लिए है, सही बात है, लेकिन कहने का मतलब ये हमारा कि वो भी राजनीतिक तो बात ही कह रहे थे, जैसे चुनाव के माहौल में कह रहे थे नाम नहीं लिए, लेकिन आदमी यही कह रहा था कि सीएम योगी के बारे में ही कहा जा रहा है कि साइकिल पर फिल्म भारी है। ठीक है, मैं वो बात आप जो कह रहे हैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी को डायरेक्ट नाम से किसी चीज को कह देना, वो लोग भी तो कह रहे थे टोटी चोर, नहीं कह रहे थे वो लोग टोटी चोर? बिल्कुल। तो बीजेपी वाले वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम कह रहे हैं। तो भाई वो कहते हैं, वो तो नाम लेके कहते थे कि अखिलेश यादव जी ने बंगला छोड़ा तो टोटी खोल लिया, लेकिन अखिलेश यादव जी का कोई ऐसा वीडियो हमको दिखा दिए जिसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के चीलम पर साइकिल भारी। उन्होंने कहा चीलम पर साइकिल भारी, तो चीलम तो बहुत भारत में मुझे लगता है कि बहुत लोग चीलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेता हूँ एक तरह से, लेकिन जब आप अभी बोले कि ओम प्रकाश राजभर जी, कहने का मतलब परिवारवाद बढ़ गया है सुभाषपा में। अच्छा ये बताइए, किसी भी दल में अगर सुभाषपा का कोई भी नेता इस वीडियो को देखेगा तो चिंतन वो जरूर करेगा कि शशि प्रताप सिंह जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या किसी दल में आपने कहीं सुना है कि परिवार का व्यक्ति डायरेक्ट प्रमुख महासचिव बन जाए? अगर प्रमुख महासचिव, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक प्रमुख महासचिव, एक महासचिव, उसके नीचे कुल लोडर, वो तो खुलेआम कहते थे
कि मैं अपनी पार्टी का मालिक हूं। अब भाजपा में अनिल राजभर लोडर है, पिछड़े समाज के सभी नेता वहां लोडर हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप पिछड़े समाज की राजनीति करते रहे, तो इसका मतलब आपके समाज में अग्रणी समाज के सारे लोग लोडर थे। मैं तो इस पार्टी को ज्वाइन किया तो मैं पहले जिला उपाध्यक्ष बना, फिर मंडल उपाध्यक्ष बना, फिर प्रदेश महासचिव बना, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बना, उसके बाद फिर प्रदेश प्रवक्ता मैं बना। तो कहीं प्रवक्ता पद छीने जाने की वजह से तुमने अभी बगावत शुरू कर दी? यस। अब एक बात बताइए, प्रवक्ता से आप कहिए कि 17.5 साल तक प्रवक्ता गिरी, मैं प्रवक्ता नहीं था तो भी प्रवक्ता गिरी करता था। बनारस जैसे शहर में मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर सारे मीडिया का काम मैं करता था, एक प्रदेश महासचिव होने के नाते या मंडल में था तब भी। और आप एक प्रवक्ता को कहिए कि बिना हमसे पूछे आप कोई बयान नहीं देंगे, तो मुझे प्रवक्ता का क्या मतलब है? और मैंने इस्तीफा दिया। पहले मैंने उनसे कहा, मैंने एक बयान दिया कि ज्ञान वापी मंदिर पर जो हाय हल्ला मचा हुआ है बनारस में, बनारस गंगा जमुना तहजीब की नगरी है। यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सबकी यह नगरी है। यह शांति प्रिय नगरी है, गौतम बुद्ध की नगरी है, कालिदास की नगरी है। इस नगरी को शांतिपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिस तरह अयोध्या के 500 साल पुराना मंदिर और मस्जिद का विवाद को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से उस मामला को सलटा लिया गया, वही मामला ज्ञान वापी में अगर चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मेरा निवेदन है कि आप हस्तक्षेप करके यह हिंदू और मुसलमान वाली जो शहर गंगा जमुना तहजीबी शहर है, इस शहर को शांति प्रिय बनाने के लिए एक फैसला ले आया जाए, उसकी जांच पड़ताल कर लिया जाए, जहां जिसका हक बनता है उसको दे दिया जाए, जैसे अयोध्या में दिया गया। यह बात मैंने कहां से गलत कह दिया? एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैं अपने भगवान का नाम न लूं, अपने भगवान की पूजा ना करूं, आप नास्तिक हो तो मैं भी नास्तिक हो जाऊं, यही राजनीति सिखाता है। मैं तो हमारे इष्ट देव, आराध्य देव हैं भगवान राम, तो मैं उनको कैसे भूल जाऊं? भगवान राम को भूलना का मतलब अपने माँ बाप को भूलना हुआ। अब उनका कहना है कि आप भगवान राम का नाम मत लो। क्यों नहीं लूं? आप भगवान राम का नाम नहीं लेंगे तो हम भी ना लें? कैसे नहीं लें? आप अनिल राजभर से बात नहीं करते हैं, क्यों? अनिल राजभर से हमारी फोटो की बात आप कर रहे हैं। मैं सर्किट हाउस में से निकल रहा था, नेताजी को, ओम प्रकाश जी को लेके, अनिल राजभर जी जा रहे थे। अनिल राजभर जी ने मुझको देखा, कहा और शशि भाई क्या हाल चाल है? तो मैं कहा नेताजी गाड़ी में बैठे, आइए मिल लीजिए। वो आया, आदमी शालीनता से मिला, इनसे हाथ मिला, इनका हाल चल लिया, फोटो उसका भी है। तो वो मिलेंगे तो सही है, और हमसे कहीं मुलाकात होगी तब गलत हो गए। ये क्या परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? आपको दिक्कत कहाँ है? परिवारवाद से या भगवान राम को नहीं मानते हैं उनसे? परिवारवादी पार्टी से, वंशवादी पार्टी से, जिस तरह का परिवारवाद और वंशवाद इन्होंने अपने पार्टी में पैदा किया है, उससे मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि 17.5 साल का समय बहुत लंबा होता है, और 17.5 साल के बाद फिर 5 साल तक इंतजार करके इनका जी हजूरी करने से अच्छा है कि अपने घर में रहे हम। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। आप सपा से मिले तो सपा में भी तो परिवारवाद का आरोप लगता है। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव हुआ था, सपा के एक भी परिवार के आदमी का नाम बताइए जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। अभी तो जो एमएलसी का चुनाव है उसमें जातिवाद का नारा लगा था कि 34 में 27 की 28 सिर्फ यादवों को टिकट मिला था एमएलसी चुनाव में। नाम दिया गया, हटा दिया गया था। मेरी बात सुनिए, जिस दल में जितने लोग की संख्या होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी में यादव समाज के लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के हैं तो उनकी संख्या वहां भारी है, तो स्वाभाविक है उनको ज्यादा टिकट मिलेगा। अब उदयवीर सिंह एमएलसी का टिकट मिला था, क्या वो यादव थे? ये तो दिखाने के लिए हो गया ना, लोग बोलते हैं दिखाने के लिए दे दिया जाता है। भैया देखिए, समाजवादी पार्टी का जो सिस्टम और काम करने का तरीका है ना,
वो समाजवादी पार्टी का नहीं, अखिलेश यादव जी का जो सिस्टम और काम करने का तरीका है, उनके काम करने का सिस्टम से कहीं यादववाद उसमें से बू नहीं आती है, महक उसकी नहीं आती है। वो कभी नहीं कहते हैं कि ये यादवों की पार्टी है, वो समाजवादियों की पार्टी कहते हैं, ये समाजवादियों की पार्टी है, यादवों की पार्टी नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभरों की पार्टी है, मेरी पार्टी है, मैं इसका मालिक हूँ। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, गठबंधन किससे जी, होगा? देखिए अभी तो मेरी पार्टी को बने जुम्मा जुम्मा अभी 2 महीना भी नहीं हुआ। फिर भी तो आप और निर्णय लेंगे ना। निर्णय हम लोग ले रहे, अभी नगर निगम चुनाव सामने आ रहा है। मेरा प्रयास है कि नगर निगम में जितने भी सीट हैं, 90 सीट यहाँ पर है, हम सारे वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन नई पार्टी होने के नाते हो सकता है कि 90 प्रत्याशी हम न जुटा पाए, लेकिन 70-75% प्रत्याशी हम उतारेंगे। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है। हमारे में कुवत होगी लड़ने की, हमारे पास कुवत वाले प्रत्याशी मिलेंगे तो हम लड़ाएंगे, नहीं मिलेंगे तो हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम चलेंगे विधानसभा की तैयारी करने। अभी मैं एक पोस्ट देखा था, आप लिखे थे गठबंधन हम लोग करने वाले हैं कुछ पार्टियों के मिलकर, तो कभी होगा? कौन हाँ, कौन पार्टियां हैं? ये 28 तारीख को, 28 मतलब परसों दिन, उत्तर प्रदेश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसको ओम प्रकाश राजभर ने ठग कर और चूस कर बर्बाद कर दिया भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर, उन लोगों का चेहरा दिखाकर, उन लोगों की भीड़ दिखाकर अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया, उन लोगों के नाम पर टिकट लिया, उनको कुछ भी नहीं दिया, और उनके नाम पर पार्टी को और प्रत्याशी को लड़ने लड़ाने के लिए जो भी धन लिया उन किसी को नहीं दिया। और सारे लोग आज अपने आप को मेरे साथ जोड़ने के लिए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो सारे लोग, करीब 10 पार्टियां हैं ऐसी, जो 28 तारीख को बनारस में सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आएंगे। हम लोग बैठकर मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो निर्णय उसमें से निकल के आएगा, सबके विचारों से छन कर जो अच्छी बात आएगी उस पर मुहर लगेगी, और एक गठबंधन भारतीय लोकतांत्रिक अलायंस का उस दिन घोषणा हम लोग करेंगे। और उसके बाद वो अलायंस जो है आगे निर्णय करेगी नगर निगम चुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक। रही सवाल बड़े दल की, तो बड़े दल के लोग जो भी अप्रोच करेंगे, हमारी बातों से सहमत होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग रहेंगे उनको बराबर की हिस्सेदारी देने की बात करेंगे, तो हम निर्णय करेंगे हम लोग सब लोग मिलकर कि हम लोग किसके साथ गठबंधन किया जाए, जो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में सही होगा, वही काम हम लोग करेंगे। आखिरी में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश की जनता से यही कहना चाहूंगा कि परिवारवादी, वंशवादी, घरेलूवादी, टिकट के नाम पर पैसा वसूलने वाली वादी पार्टियों को दरकिनार कीजिए, नजरअंदाज कीजिए, और जो राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र हित को लेकर आगे बढ़ता है, चलता है, उसके साथ जुड़ने का काम कीजिए। राष्ट्रीय समता पार्टी और राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैप्टन राजकुमार जी और हमारी कोर कमेटी के सारे लोगों का यही निर्णय और यही विचार है कि राष्ट्रीय समता पार्टी एक आपसी भाईचारा, आपसी समानता की पार्टी हम लोग ने बनाई है। इसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, इस तरह का कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हम लोग आपस में मिलकर तालमेल कर राष्ट्र हित की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, समाज हित की बात करेंगे, धर्म हित की बात करेंगे। किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी देवी देवता पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी महापुरुष पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और उसी हिसाब से जो क्षेत्र की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, वो हमारे साथ जुड़ेगी, हमसे बात कर रही है। आज मैं 6 प्रांतों में राष्ट्रीय सचिव प्लस संगठन प्रभारी बना चुका हूं। प्रतिदिन एक एक दो प्रांतों में हमारे लोग मिलते जा रहे हैं। मैं पूरा विस्तार कर रहा हूं। 2024 तक उत्तर प्रदेश सहित हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो भी प्रांत हैं वहां मैं संगठन को धीरे धीरे विस्तार करूंगा। और हमारे साथ
बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं और मैं सभी क्षेत्रवासियों से और उत्तर प्रदेश वासियों से, पूर्वांचल वासियों से कहना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं रह गया है कि आप किसी का सुन लें और बर्दाश्त कर लें। अब लोग बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है। अच्छी विचार को सब लोग पसंद कर रहे हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगती है, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैप्टन राजकुमार जी की बात अच्छी लगती है, राजकुमार गुप्ता जी की बात अच्छी लगती है, प्रकाश जायसवाल की बात अच्छी लगती है, हमारी महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन वंदना सिंह जी हैं, उनकी बात अच्छी लगती है, तो आप लोग सब लोग जो जहां सबसे जुड़े हैं, जुड़कर इस कारवां को राष्ट्रीय जनता पार्टी का आगे बढ़ा। ठीक है, राज तकनीक चैनल को आप समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि इसी तरह हमसे मिलते रहिए, हमसे बात करते रहिए, हमसे सवाल जवाब करते रहिए। सही जवाब, सही बात मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।